क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहे हैं वो असल में डॉक्टर है भी या नहीं? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे चौंकाने वाले मेडिकल फ्रॉड में से एक के बारे में। एक ऐसा इंसान जो 18 साल तक देश के अलग अलग अस्पतालों में काम करता रहा, दिल के ऑपरेशन करता रहा बिना एक असली मेडिकल डिग्री के, और उसका नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ डॉक्टर एन जॉन केम। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये शख्स है कौन। असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, फर्जी नाम डॉक्टर एन जॉन केम। यूके रिटर्न हार्ट स्पेशलिस्ट के रूप में अपना परिचय देता है। ये शख्स खुद को यूके ट्रेंड कार्डियक सर्जन बताता है। मिशन हॉस्पिटल दमोह में ये बाकायदा हार्ट सर्जरी करता था, और सिर्फ करता ही नहीं था, 1.5 महीने में 15 हार्ट सर्जरी कर डाली, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई। अब सोचिए, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको बताया जाता है कि ये डॉक्टर यूके से आया है, तो आप भरोसा करेंगे या नहीं? और इसी भरोसे का फ़ायदा उठाया इस शख्स ने। अब एक सबसे बड़ा सवाल, ये सब 18 साल तक कैसे चलता रहा? जब एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे खुद सामने आकर यह आरोप लगाते हैं कि मेरे पिता की हत्या एक फर्जी डॉक्टर ने की थी, और अपोलो जैसे बड़े अस्पताल ने उस धोखेबाज को मध्य भारत का टॉप कार्डियोलॉजिस्ट बनाकर पेश किया था, तो ये सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं, पूरे सिस्टम की नाकामी की कहानी बन जाती है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। उनका इलाज बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव नाम के एक कथित डॉक्टर ने किया था। 18 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। अब उनके बेटे प्रदीप शुक्ल साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें बाद में पता चला कि नरेंद्र यादव के पास डॉक्टर की कोई मान्य डिग्री ही नहीं थी। अब सवाल उठता है कि ऐसे व्यक्ति को अपोलो जैसे ब्रांड ने कैसे भर्ती कर लिया? प्रदीप शुक्ल का दावा है कि यादव ने ज्वाइनिंग से कुछ ही हफ्तों पहले काम शुरू किया था, और अपोलो ने उसे लंदन से आया हुआ लेजर सर्जरी करने वाला देश का बेहतरीन हृदय रोग विशेषज्ञ बताकर पेश किया था। यानी अस्पताल न सिर्फ उसे काम दे रहा था, बल्कि झूठी प्रोफाइल बनाकर उसकी मार्केटिंग भी कर रहा था। अब अगर नरेंद्र यादव के खिलाफ पहले ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिलासपुर यूनिट ने शिकायत की थी, तो सवाल उठता है कि क्या अपोलो प्रबंधन ने जानबूझकर आंखें मूंद ली थी? शुक्ला परिवार का यह भी दावा है कि यादव के इलाज के दौरान करीब 80% मरीजों की मृत्यु हो गई। अगर यह आंकड़ा सही है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सीधे सीधे आपराधिक लापरवाही यानी क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बनता है। दरअसल ये सिर्फ अपोलो अस्पताल की बात नहीं है। अगर एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के परिवार के साथ ये हो रहा है या ये हो सकता है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा। देश भर में फर्जी डॉक्टरों, झोला छाप सर्जनों और फर्जी आईएएस अफसरों के रैकेट लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जब नाम अपोलो जैसा ब्रांड हो, तब देश की न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। इस केस में जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर है। पहला, अपोलो हॉस्पिटल पर सिर्फ डॉक्टर नहीं, बल्कि मैनेजमेंट स्तर पर भी क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए। दूसरा, कि भारत सरकार एक स्वतंत्र मेडिकल ऑडिट टीम बनाए जो सभी बड़े अस्पतालों में डॉक्टर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की समीक्षा करे। और तीसरा, जिन मरीजों की जान गई है या जिनके परिवार प्रभावित हुए, उन्हें न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए, और दोषियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर की धोखाधड़ी नहीं थी, ये भरोसे की हत्या थी, और अगर इस हत्या में अस्पताल खुद शामिल रहा है तो वो किसी भी तरह से कम दोषी नहीं है। अब बात करते हैं इस कॉन्स्पिरेसी के असली एंगल, उसकी फर्जी डिग्रियों पर, जिसने उसे मंच दिया। इंसानों की जान से खिलवाड़ करने को लेकर नरेंद्र यादव ने दावा किया है कि उसने एमबीबीएस किया है नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से। लेकिन जब जांच हुई तो जो डॉक्यूमेंट्स उसने जमा किए थे, उनमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर असल में एक महिला डॉक्टर रजिस्टर्ड थी। यानी नरेंद्र ने किसी महिला डॉक्टर की डिग्री की स्कैन कॉपी ली, उसमें अपना नाम, फ़ोटो और डिटेल्स मॉर्फ की और उसे असली डॉक्यूमेंट की तरह पेश किया। साफ है
ये डॉक्यूमेंट पेशेवर तरीके से एडिट किया गया था ताकि वो किसी भी कागजी जांच में पकड़ा न जा सके। अब आते हैं एमडी की डिग्री पर। उसने दावा किया कि वो एमडी है, वो भी एक नहीं 2 मेडिकल कॉलेजों से, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज और पौंडीचेरी मेडिकल कॉलेज। लेकिन दोनों कॉलेजों ने इस नाम के किसी भी स्टूडेंट के होने से साफ इनकार कर दिया। डॉक्यूमेंट्स की जांच में साफ हुआ कि जो मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और पासिंग सर्टिफिकेट नरेंद्र ने दिए थे वो सभी या तो फर्जी थे या उसमें फ़ोटोशॉप किया गया था। यहाँ तक कि जो हस्ताक्षर और स्टैम्प उसने दिखाए वो भी इंटरनेट से कॉपी किए गए थे। अब आगे सुनिए। उसने आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल का एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी पेश किया था, लेकिन जब उस नंबर को क्रॉस वेरीफाई किया गया तो पता चला कि वो या तो पहले से किसी और के नाम पर जारी किया गया था या फिर ऐसा नंबर काउंसिल की रजिस्ट्रियों में मौजूद ही नहीं था। यानी नरेंद्र ने सिर्फ डिग्रियां नहीं बल्कि डॉक्टर की पहचान से जुड़ा सबसे अहम डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी फर्जी तैयार कर रखा था। जांच में यह भी सामने आया कि जितनी भी डिग्रियां नरेंद्र ने दिखाई वो सब मॉर्फ की गई थी। यानी असली डिग्रियों के डिजिटल फॉर्मेट को एडिट करके उसमें अपना नाम, फ़ोटो और डिटेल्स डाल दी गई थी। यह सिर्फ झूठ बोलने का मामला नहीं था, यह एक डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन का केस है जो मेडिकल जैसी संवेदनशील फील्ड में बेहद खतरनाक है। अब सोचिए, एक आदमी जिसने एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कभी की ही नहीं, उसने 18 साल तक फर्जी पहचान के साथ काम किया और कोई पकड़ भी नहीं पाया। ये सिर्फ एक व्यक्ति की चालाकी नहीं है, ये उस सिस्टम को भी नंगा करता है जिसमें नरेंद्र जैसे लोग खप जाते हैं और जब बात सामने आती है तो पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना ज़्यादा अंदर से सड़ा हुआ है। नरेंद्र यादव की ये कहानी सिर्फ फर्जी डिग्रियों और नकली डॉक्टर बनने तक सीमित नहीं है, इसमें एक गहरा सियासी एंगल भी है जो पूरे नेटवर्क की ताकत और पहुंच के बारे में बताता है। नरेंद्र जिन अस्पतालों में काम करता था उनमें से सबसे चर्चित नाम है दमोह का मिशन हॉस्पिटल। इसी अस्पताल में उसने 1.5 महीने के भीतर 15 हार्ट सर्जरी की, जिनमें से 7 मरीजों की मौत हो गई थी। अब सवाल ये है कि कोई बिना डिग्री वाला आदमी इतने बड़े अस्पताल में काम कैसे कर रहा था। इसका जवाब छुपा है अस्पताल के मालिक अजय लाल में। वो सिर्फ इस मिशन अस्पताल के डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि उन पर पहले से ही धर्मांतरण के कई आरोप लगे हुए थे। स्थानीय स्तर पर कई एफआईआर दर्ज हुई जहां उन पर आदिवासी और गरीब समुदाय के लोगों को जबरन या लालच देकर धर्म बदलवाने के आरोप लगे। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब ये मामले कोर्ट तक पहुँचे तो अजय लाल की पैरवी किसी सामान्य वकील ने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में खुद कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील ने उनकी वकालत की। इतना ही नहीं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील विवेक तनखा भी इस केस में अजय लाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। यानी मामला सिर्फ अस्पताल और फर्जी डॉक्टर का नहीं था, इसके पीछे एक मजबूत राजनीतिक और कानूनी कवच काम कर रहा था। ऐसे लोग जो देश की सर्वोच्च अदालत में सबसे ताकतवर वकीलों से अपनी पैरवी करवा सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आसानी से किसी नकली डॉक्टर को सुरक्षा दे सकते हैं, उसे बिना डिग्री अस्पताल में ऑपरेट करने का मंच दे सकते हैं। और इस पूरे मामले में नरेंद्र यादव एक मोहरा है देखा जाए तो, लेकिन असली ताकत उन लोगों के पास थी जो उसे शह दे रहे थे, छुपा रहे थे और सिस्टम की नाक के नीचे उसे 18 साल तक बचाकर रखे हुए थे। और जब बात खुलने लगी वो नेटवर्क धीरे धीरे अपने धागे समेटते चला गया। असल चिंता की बात यह है कि क्या हमारी हेल्थ केयर सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम इतने कमज़ोर हैं कि फर्जी डिग्रीधारी धर्मांतरण के आरोपी और बड़े वकील सब एक ही चेन में जुड़े हों और कोई रोक ना पाए। ये मत सोचिए कि नरेंद्र यादव की कहानी केवल दमोह के मिशन अस्पताल तक सीमित है। ये कहानी करीब 2 दशक पुरानी है और अगर उस समय कार्रवाई हुई होती तो शायद आज 7 लोगों की मौत नहीं होती। और साथ ही क्यों, क्या पता उसने कितनों का ऑपरेशन किया, कितने मरे, क्योंकि मामला सामने आने से पहले तक इन मौतों को लोग तकदीर का लिखा मांगकर
खुद को दिलासा देते आ रहे थे। इसे लेकर कोई जानकारी नहीं होती अगर एक शख्स ने इसकी मानवाधिकार आयोग से शिकायत न की होती। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के मौत की बात हमने बताई, जिसका ऑपरेशन इसने किया था। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में 8 और मरीजों की मौत की पुष्टि हुई, जिनकी सर्जरी नरेंद्र यादव ने की थी। लेकिन इन मामलों को भी या तो दबा दिया गया या फिर सही जांच ही नहीं हुई। अब ये आइसोलेटेड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा है। नरेंद्र यादव अकेला नहीं, भारत में फर्जी डॉक्टरों, नकली IAS अफसरों और फर्जी डिग्री वालों का एक पूरा रैकेट चल रहा है। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश से खबरें आई थीं कि कुछ लोग 50,000 से 1 लाख में MBBS या IAS की फर्जी डिग्री खरीद रहे हैं। गुजरात में एक नकली IAS अधिकारी 3 साल तक जिलाधिकारी की तरह सरकारी मीटिंग्स करता रहा, जब तक कि उसकी पोल नहीं खुली। दिल्ली में एक महिला ने खुद को एम्स का डॉक्टर बताया। फर्जी ID कार्ड, लैब कोड के साथ ICU तक में घुस जाती थी। जब पकड़ी गई तो पता चला कि उसने 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। देश भर में ये एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट बन चुका है, जिसमें सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं बल्कि डॉक्टरों की एसोसिएशन, मेडिकल स्टाफ, अस्पताल मालिक और अफसर तक शामिल है। नरेंद्र यादव जैसे लोगों को पकड़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस सिस्टम को पकड़ना जो ऐसे लोगों को सालों तक बचाता है, प्रमोट करता है और फिर गलती होने पर भी माफ़ कर देता है। और यही सबसे खतरनाक बात है, ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ है। नरेंद्र यादव की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली सवाल तो अब उठने शुरू हुए हैं, और ये सवाल सिर्फ नरेंद्र यादव से नहीं, पूरे सिस्टम से है। पहला सवाल कि नरेंद्र यादव 18 साल तक सिस्टम की नज़रों से कैसे बचता रहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी डिग्रियां फर्जी थीं, जिसका मेडिकल रजिस्ट्रेशन संदिग्ध था और जिसकी सर्जरी से बार बार मरीजों की मौत हो रही थी, वो कैसे एक के बाद एक बड़े अस्पतालों में नौकरी करता रहा। क्या किसी ने उसकी डिग्रियों की वैधता की जांच नहीं की? दूसरा सवाल है, जब वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर की डिग्री का इस्तेमाल कर रहा था, तो क्या अस्पतालों ने कभी क्रॉस वेरिफिकेशन करने की कोशिश नहीं की? आज के समय में जब डिजिटली डॉक्टरी डिग्रियां और रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई करना आसान है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल कि जब 2006 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की मौत हुई और उस समय भी उसी डॉक्टर पर शक था, तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या किसी राजनीतिक दबाव या अंदरूनी सेटिंग की वजह से उसे बचा लिया गया? चौथा सवाल, जिस मिशन हॉस्पिटल में वो ऑपरेट करता था, उसके मालिक पादरी अजय लाल के खिलाफ धर्मांतरण के आरोप थे और सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील थे कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा। अब सवाल यह उठता है कि क्या इन नामचीन वकीलों ने केस लेने से पहले अपने क्लाइंट्स की पृष्ठभूमि की जांच नहीं की थी? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि हॉस्पिटल में मौतें हो रही हैं और वहाँ एक संदिग्ध डॉक्टर सर्जरी कर रहा है? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये मामला सिर्फ एक फर्जी डॉक्टर का है या फिर इसका संबंध एक संगठित गिरोह से है? जिस तरह से नरेंद्र यादव ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग अस्पतालों में 18 साल तक काम किया और कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि पीछे कोई प्रोटेक्टिव नेटवर्क जरूर है, कोई ऐसा तंत्र जो ऐसे फर्जी लोगों को न सिर्फ सिस्टम में बनाए रखता है बल्कि उन्हें बचाने का भी काम करता है। और यही वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज नरेंद्र यादव जैसे लोगों को अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में खड़ा नहीं किया गया, तो कल और कितने फर्जी डॉक्टर हमारे सिस्टम में मरीजों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। अब सवाल हमारे सिस्टम से भी है कि जनता जब तुम्हें चुनकर भेजती है, तो क्या इस दिन के लिए कि तुम उसी जनता की ज़िंदगी एक मौत के एजेंट के हाथों में सौंप दो? सोचा है कभी कि नरेंद्र यादव जैसे फ्रॉड के किए की सज़ा सिर्फ उस मरीज को नहीं मिलती, पूरा परिवार तबाह हो जाता है, माँ बेजान से हो जाती है, बाप की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और बच्चे उस यमराज को कभी भूल नहीं पाते जिसने अस्पताल में सफ़ेद कोट में मुस्कुराते हुए भरोसे का मुखौटा पहने उसके पिता की ज़िंदगी छीन ली। सरकार कहती है कि हम एम्स खोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एम्स का बोर्ड लगाने से भरोसे का सिस्टम बन जाएगा? जब डॉक्टर बनने का रास्ता डिग्रियों से नहीं
धोखे और जुगाड़ से तय होने लगे तो फिर अस्पताल नहीं कब्रिस्तान बनते हैं। नरेंद्र यादव एक व्यक्ति नहीं है, वो सिस्टम की चूक का आईना है। वो आईना जिसमें सिस्टम का चेहरा बहुत ही गंदा सड़ा हुआ दिखता है। वो सिस्टम जिसमें मौत अब अस्पताल के गेट पर नहीं, अंदर सफ़ेद कोट पहनकर घूम रही है।